गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पीजी साइंस कॉलेज कारवार जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र और विषय हिंदी साहित्य पाठ है आपका 5 पाठ गोस्वामी तुलसीदास। साथियों, इससे पहले के 4 पाठ जो है ना लेसन 4 उनको पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है और मोस्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए गए हैं। पिछले वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम ले चलते हैं आपको गोस्वामी तुलसीदास, जो महाकवि लोकनायक महात्मा के नाम से जिनकी प्रसिद्धि है। तो साथियों, जो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, इन्होंने जैसा कि आप जानते हैं रामचरितमानस के नाम से जो पौराणिक ग्रंथ है उसकी रचना की है। तो साथियों, इनको जो है ना, जो इनकी रचना है ना गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, वो जो रचना है इनकी कीर्ति स्तंभ है, क्योंकि जितनी इन्होंने रचनाएं की हैं सबसे ज़्यादा वो रामचरितमानस की वजह से ही उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। तो साथियों, आगे अब हम देखेंगे कि इसमें जो है ना पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपको और हमें क्या बताना है, देखेंगे आप। साथियों, पहला प्रश्न है, भक्ति काल के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का अन्यतम स्थान है, इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए। साथियों, भक्ति काल की बात पहले भी हो चुकी है, जैसा कि सूरदास भी भक्ति काल के कवि रहे हैं, तो ये तुलसीदास हैं, ये भी भक्ति काल के ही हैं, लेकिन इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। साथियों, तो आगे आप देखेंगे जैसे 2 शाखाएं बताई गई हैं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तो सूरदास तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं और तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के। तो अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, आंसर में देखेंगे सामान्य परिचय। बच्चों, सामान्य परिचय पे ले चलते हैं, देखेंगे कि तुलसीदास किस प्रकार से इन्होंने अपने काव्य में प्रसिद्धि पाई है, देखेंगे आगे। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास न केवल भक्ति काल के कवि थे, अपितु हिंदी साहित्य के उन समस्त महाकवियों में अग्रणी थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को अन्य समृद्ध साहित्यों की कोटि में रखने का पुनीत कार्य किया है। साथियों, तुलसी का आविर्भाव ऐसे काल में हुआ था जबकि भारतीय समाज में जिस समय अनास्था, अव्यवस्था एवं हीन भावना का बोलबाला था, उस समय समाज में भक्ति एवं धर्म को लेकर अनेक विडंबनाएं चल रही थी और उस समय ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो धर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, लोकहित एवं शासन मर्यादा में समन्वय स्थापित करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। साथियों, कहना होगा कि इस पुनीत कार्य को करने में गोस्वामी तुलसीदास खरे उतरे और लोकनायक महात्मा कहलाए। तो साथियों, इन्होंने, अब हम देखेंगे आगे कि तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठता का कारण क्या था। साथियों, आगे ले चलते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के भी अग्रदूत थे, उनकी सर्वश्रेष्ठता के अनेक कारण हैं, एक कारण नहीं है बच्चों, व्यापक रचनाएं इन्होंने की हैं। तो आगे ले चलते हैं, आपको तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठता के कारण देखते हैं, आगे बात करते हैं बच्चों। बच्चों, तुलसीदास का जो है ना, तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठता के कारण क्या है, ये सभी कवियों में श्रेष्ठ किस प्रकार हैं, कैसे इनको श्रेष्ठता प्राप्त हुई है, तो देखेंगे। पहला पॉइंट है व्यापक रचनात्मक कार्य। साथियों, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इनके छंद विधान का अत्यंत व्यापक क्षेत्र है और उसी आधार पर हम कुछ छंदों के आपको नाम बता रहे हैं। तो देखेंगे आप आगे, जैसे कि छंद विधान, उनका जो छंद विधान है बहुत ही व्यापक है।
आप देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास का जो रचनात्मक कार्य है बहुत ज़्यादा व्यापक और विस्तृत है। यद्यपि उनके नाम पर लिखे गए ग्रंथों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है साथियों, परंतु विद्वानों ने उनके निम्नलिखित ग्रंथ ही प्रामाणिक माने हैं। तो कुछ ग्रंथों को हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको। साथियों, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, जैसे रामलला, नहछू और जानकी मंगल, बरवे रामायण, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली और रामचरित मानस। साथियों, ये 13 रचनाएं तो बता दी हैं आपको, और इन्हीं में से जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, कुछ जो आमतौर पर हिंदी साहित्य में देखने को मिलती हैं, अब हम उनके नाम बताने जा रहे हैं। तो इनमें रामचरितमानस जो है तुलसी की कीर्ति का प्रमुख स्तंभ है बच्चों। प्रारंभिक 6 रचनाएं लघु कृतियां हैं, जैसे कि उनकी विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली तथा गीतावली, ये अत्यधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो उनमें से किन रचनाओं में क्या आता है वो देखेंगे आप आगे। साथियों, यहाँ समझ लेंगे इसको छंद विधान को। तुलसी के काव्य में सभी छंदों का सफल प्रयोग मिलता है, जैसे कि पहला नाम है रामचरितमानस। साथियों, रामचरितमानस में जैसे दोहा और चौपाई ये आते हैं, और विनय पत्रिका में पद योजना आती है, कवितावली में सवैया होते हैं, दोहावली में दोहा होते हैं, और बरवे रामायण में बरवा। तो साथियों, ये सब चीजें किस में आती हैं? तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें, छंद विधान में। तो आगे हम देखेंगे इनके छंद विधान के, आगे बात करते हैं। ये पहले पॉइंट की बात हुई आपसे, अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं तुलसीदास के सर्वश्रेष्ठता के कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण जो था व्यापक रचनात्मक कार्य, ये हमने कंप्लीट करवा दिया है छंद योजना के माध्यम से। और अब हम ले चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। बच्चों, दूसरा पॉइंट है जीवन का सर्वांगीण चित्रण। जीवन का सर्वांगीण चित्रण, इस पर चर्चा करते हैं, अध्ययन करवाते हैं आपको। तो साथियों, यहाँ जो है जीवन का सर्वांगीण जो चित्रण है बच्चों, भक्ति काल के सूफी प्रेम मार्गी शाखा के कवि प्रेम के एकांगी क्षेत्र को लेकर काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। वे एक पक्षीय प्रेम रहस्य में उलझ रहे थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जीवन के सभी पक्षों का चित्रण किया है। साथियों, उनके रामचरितमानस में जीवन का सर्वांगीण चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने आराध्य राम के जीवन के व्यापक आदर्शों को अपनाकर समस्त उत्तरी भारत के जनजीवन को राममय बनाने का सफल प्रयास किया है। साथियों, भक्ति के साथ साथ वे लोकनायक, लोक मंगल की स्थापना करना चाहते थे, क्योंकि लोकनायक तो थे ही ये। साथियों, भक्ति के साथ साथ वे लोक मंगल की भी स्थापना करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र की प्रतिष्ठा करके अपने काव्य में सर्वांगीण जीवन का चित्रण किया। साथियों, आदर्श समाज तथा आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की है। इस कारण तुलसी की रचनाओं में सामाजिक चेतना का, लोक आस्था एवं सामाजिक संगठन का उज्जवल चित्रण मिलता है। साथियों, इन विशेषताओं के कारण वे अन्य कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो अब आपने दूसरे पॉइंट का अध्ययन किया, समझ गए होंगे बच्चों। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे तीसरा पॉइंट है आपका विविध आदर्शों की स्थापना। वो कौन कौन से आदर्श थे
जिनकी तुलसीदास ने स्थापना की थी। देखेंगे आप आगे, चर्चा करते हैं। तो साथियों, विविध आदर्शों की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कहकर जहां आत्मनिष्ठ भक्ति भावना का परिचय दिया है, वहां वे लोक संग्रह की भावना से भी ओतप्रोत रहे हैं। बच्चों, यही कारण है कि उनके रामचरितमानस में अनेक पात्रों के द्वारा जिन नैतिक मूल्यों की स्थापना की गई है, उनसे जन जागरण का मनोबल बढ़ा है। उनके राम शील, शक्ति और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं। वे जन जन के आराध्य एवं रक्षक हैं। साथियों, तुलसी ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम रामचरितमानस के पात्रों के द्वारा रावणत्व पर रामत्व की विजय की कल्पना प्रस्तुत की है और आदर्श रामराज्य की विचारधारा का प्रसार किया है। बच्चों, इससे हमारी लोक संस्कृति और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं को अत्यधिक बल मिला है। उन्होंने आदर्श पिता, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक और स्वामी, आदर्श मित्रता, आदर्श आचरण, आदर्श भक्ति के साथ आदर्श राज्य तथा समाज आदि विविध आदर्शों की जो स्थापना की साथियों रामचरितमानस में की है, जो कि उनकी लोक मंगल की भावना के परिचायक हैं। तो यहाँ आदर्श पिता, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, जिनके बारे में आपने रामायण में सुना भी होगा और देखा भी होगा। कई बार रामायण देख ली है हम लोगों ने, इस बार तो लॉकडाउन में खूब रामायण देखी है। तो आप समझ गए होंगे कि उनके आदर्श पिता कौन थे? राजा दशरथ। आदर्श भाई कौन थे? भरत। आदर्श सेवक उनके कौन थे? हनुमान जी। आदर्श पत्नी कौन थी? सीता माता। तो इस तरह से कई एक आदर्शों की उन्होंने जो कल्पना करके रचना की है, वो सब किसमें मिलती है? तुलसी ये रामचरितमानस में। तो यहाँ जो है ना विविध आदर्शों की जो रचना की है, उनकी स्थापना की है काव्य के अंदर, उसी का अध्ययन किया है अभी आपने साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है आपका बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तुलसीदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक ही क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारी उनके अंदर प्रतिभाएं छुपी थी, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने काव्य को विराट बना दिया। और देखेंगे आप आगे, गोस्वामी तुलसीदास जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही, किसी आलोचक ने उनके संबंध में ठीक ही कहा है। क्या कहा है बच्चों? तुलसीदास कवि थे, पंडित थे, भक्त थे, सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के सृष्टा थे, भविष्य को रचने वाले। इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं था साथियों। यही कारण था कि उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की रचना की है, जो अब तक उत्तर भारत का मार्गदर्शक कर रहा है बच्चों, और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म हो गया होगा। तो ये आदर्श हैं जिन आदर्शों की तुलसीदास ने स्थापना की है बच्चों। ये आदर्श कभी भी फीके नहीं पड़ते हैं, चाहे नया भारत आ जाए, चाहे नया युग आ जाए, चाहे हम पुराने भारत की बात करें। तो साथियों ये आदर्शों की जो स्थापना की है, ये बहुत ही मंगलकारी स्थापना है। और देखा जाए तो वस्तुतः तुलसी किसी हिंदी के ऐसे महान कवि हुए हैं जिन्होंने काव्य के विभिन्न अंगों
उपांगों को अपनाकर अवधी एवं ब्रज भाषा में समान काव्य रचना कर तथा जीवन से साहित्य को संप्रक्त बताकर अपनी बहुमुखी काव्य प्रतिभा एवं लोक व्यवहार का परिचय दिया है। साथियों, लोकानुभव, शास्त्र ज्ञान, पांडित्य एवं काव्य प्रतिभा के साथ साथ भक्त हृदय की निर्मलता और लोक मंगल की भावना इत्यादि सभी विशेषताएं जो एक सर्वश्रेष्ठ महाकवि में नितांत अपेक्षित हैं, वे सब तुलसी में पूंजीभूत दिखाई देती हैं। तो ये थी इनकी बहुमुखी प्रतिभा के गुण, जिससे आपको अभी जिसका अध्ययन करवाया है। और अब हम ले चलते हैं आपको 5वें पॉइंट पे। बच्चों, 5वां पॉइंट है समन्वयात्मक प्रवृत्ति। समन्वयात्मक प्रवृत्ति मतलब समानता की प्रवृत्ति। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, सबको एक समान समझना, किसी से भेदभाव नहीं रखना, देखेंगे आप आगे। साथियों, तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके काव्य में व्यक्त समन्वय की भावना है। इस विशेषता के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें महान समन्वयकर्ता कहा है। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास के समय भारतीय सामाजिक जीवन ह्रासोन्मुख था। उसमें नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक मूल्य घटते जा रहे थे। तुलसी के सामने एक महान चुनौती थी बच्चों, जिसे उन्होंने स्वीकार किया था और अपने साहित्य के द्वारा वह कार्य किया जिसकी छाप अमिट है। हम सब जानते हैं इस बात को। साथियों, उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह उचित ही लिखा है। क्या लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? देखेंगे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। वस्तुतः समन्वय के कार्य में तुलसी को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। बच्चों, उन्होंने अपने समय की जनभाषाओं एवं काव्य पद्धतियों को अपनाकर विशाल और अमर साहित्य की रचना की है। यह प्रवृत्ति उनके कवि व्यक्तित्व की अनुपम विशेषता मानी जाती है। साथियों, ये था उनका समन्वयात्मक प्रवृत्ति। आप समझ गए होंगे, अध्ययन किया है आपने। अब हम बात करेंगे आपसे 6वें पॉइंट की। 6वां पॉइंट है उनका काव्य का भाव पक्ष एवं कला पक्ष। बात करते हैं भाव पक्ष एवं कला पक्ष। भाव पक्ष जो कि भावनाओं से संबंधित होता है, कला पक्ष जो कि आपका व्याकरण संबंधी योजना से संबंधित होता है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष को देखते हैं बच्चों। देखेंगे आप आगे। तुलसी ने अपने युग के सभी विरोधी तत्वों का एवं समाज के विकृत रूप का परिष्कार कर धर्म, दर्शन, साहित्य और समाज के समन्वय की भावना को मूर्त रूप दिया है। साथियों, सच्चे लोक धर्म की प्रतिष्ठा की है। काव्यत्व की सभी विशेषताएं उनकी रचनाओं में समाविष्ट हैं, जैसे कि प्रबंध, मुक्तक, गीत आदि रूपों में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। बच्चों, ऐसा कोई रस या अलंकार नहीं है जो उनकी कृतियों में न आया हो। छंद विधान, भाषा सौष्ठव, सूक्ति प्रयोग, प्रतीक एवं बिंब योजना, प्रस्तुत वर्णन तथा उदात्त गंभीर मनोभावों के साथ दार्शनिक तत्वों का जैसा समावेश उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, वह अनुपम है। बच्चों, अतः भाव पक्ष एवं कला पक्ष आदि सभी दृष्टियों से तुलसी का काव्य महान है, श्रेष्ठ है। साथियों, अब हम बात करेंगे आपको ले चलते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष की ओर ले चलते हैं। निष्कर्ष में देखेंगे बच्चों, जैसा कि तुलसीदास के बारे में
इस प्रकार स्पष्ट कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और समस्त हिंदी साहित्य में अप्रथम माने जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर ऐसा महान साहित्य रचा जिससे भारतवासी कभी भी ऋण नहीं हो सकते, यानी भारतवासी कभी भी उनका ऋण नहीं चुका सकते। साथियों, तुलसी का काव्य प्रदेय, अनुभूतिमय एवं उदात्त है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी साहित्य का ही नहीं विश्व साहित्य का मूर्धन्य कलाकार माना जाता है। बहुत ही श्रेष्ठ प्रतिभा के धनी हैं तुलसीदास जी। अब आप समझ गए होंगे तुलसीदास जी कोई मामूली चीज नहीं है। हम सब भारतीय उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते। जो उन्होंने किया है वो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। साथियों, बहुत ही महान और श्रेष्ठ कवि रहे हैं, लोक नायक रहे हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं आगे। बच्चों आगे देखेंगे।